नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने अभिभाषण में संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का बहुत बढ़िया खाका खींचा है। उन्होंने देश को प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री ने सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत को लेकर भरोसा बढ़ा है, लेकिन इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। प्रधानमंत्री ने चर्चा का जवाब अभिभाषण पर जिस तरह से दिया, उसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमले भी किए। उन्होंने कहा कि यूपीए के 10 साल में लोग असुरक्षित थे और ईडी ने विपक्ष को एक मंच पर ला दिया है। जो काम वोटर नहीं कर पाए वो ईडी ने कर दिया। कुछ बयान आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री के हम सुनवाते हैं। तूने लाइसेंस दिखाया। एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, अब करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है। ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया है। मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के बयान पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी आई। आपको वो भी सुनवा देते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस
इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, अखिलेश शर्मा और संकेत उपाध्याय। अखिलेश, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। कल जिस तरह का हम माहौल देख रहे थे जब राहुल गांधी के बयान आए, आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, उसके बाद तमाम मंत्रियों की तरफ से भी कहा गया कि ये मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं सबके जहन में ये था कि शायद प्रधानमंत्री उन आरोपों पर कुछ जवाब देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, देखिए, एक एक करके तमाम जो बातें कही गई उनको सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने जवाब दिया। सीधे तौर पर जिस तरह का यूपीए सरकार का शासनकाल रहा उसको निशाने पर लिया, कहा कि 2004 से 2014 का जो कार्यकाल था ये आज़ादी के इतिहास में सबसे ज़्यादा घोटालों का काल रहा है। तो इस तरह से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, विपक्षी पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया कि वो उन जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं जो उनकी जांच कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के परिणाम तो इनको एक नहीं कर पाए, लेकिन ईडी ने इनको एक कर दिया। तो ये इस तरह से विपक्षी पार्टियों को भी तमाम को उन्होंने घेरे पर लिया। और जहां तक राहुल गांधी का खुद का सवाल है, चाहे नाम राहुल गांधी का ना लिया हो पीएम मोदी ने, लेकिन तमाम जो बातें उन्होंने कही हैं एक एक करके चुटकी ली राहुल गांधी को लेकर के। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में ये कहा कि ये कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। तो यानी राहुल गांधी को लेकर के पिछले 15 साल से जो हर साल खबर आती है कि वो आ चुके हैं, राहुल गांधी का कायाकल्प हो गया है, राहुल गांधी ने अपनी इमेज बदल ली है, सुधार ली है, तो उसको लेकर के उन्होंने चुटकी ली। और अभी हाल ही में हम जानते हैं कि राहुल गांधी यात्रा समाप्त करके आए, तो उसकी भी उन्होंने बात की। तीसरा एक बड़ा मैसेज जो दिया है, एक मुझे लगता है कि मीडिया को भी उन्होंने मैसेज दिया। उन्होंने जब ये कहा कि अखबार की सुर्खियों से मोदी नहीं बने हैं, टीवी पे चमकते चेहरों से मोदी नहीं बने हैं, मोदी जो है वो देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ करके बने हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज मीडिया के लिए भी उन्होंने दिया। और साथ ही जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें स्पष्ट तौर पर अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई हैं, लेकिन पिछले 7-8 साल में अदिति जो एक बड़ा बीजेपी ने अपना वोट बैंक तैयार किया है लाभार्थियों का, बेनिफिशरीज का, उनका उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया कि 90 करोड़ राशन लेने वाले हों, या किसान सम्मान निधि लेने वाले हों, या फिर जिनके घर में उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है वो हो, या जिनको पीएम आवास योजना के तहत घर मिला वो हो, उन सबको अपने आप से कनेक्ट करके उन्होंने एक बार फिर से मैसेज दिया है कि भाई 400 दिन बचे हैं अगले लोकसभा चुनाव में, और एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। और जाहिर सी बात है कि इस भाषण में भी उनको चुनाव का थोड़ा बहुत तो हिंट था ही, जो वो त्रिपुरा की बात कर रहे थे, या आने वाले समय में कर्नाटक के चुनाव आने वाले, उसका भी एक तरह से उन्होंने इशारा किया। जी संकेत, यहाँ पर जिन बातों का अखिलेश जिक्र कर रहे हैं कि वो जो लाभार्थी हैं उनका जिक्र कर रहे थे, तो उनको तो वो कहीं ना कहीं संबोधित कर ही रहे थे, लेकिन लग रहा था कि कहीं बीजेपी वालों को भी वो अपनी पार्टी को भी संबोधित कर रहे हैं कि अब हम चुनाव में उतर रहे हैं, अब तैयार हो जाएंगे। एकदम, ये अखिलेश जी ने जो बात बोली है ना, देखिए इसी को मैं आगे ले जाता हूं। ये जो स्पीच थी करीब 1.5 घंटे की, ये आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि विपक्ष को भी और अपने नेताओं को भी ये वो अलर्ट कर रहे थे कि अब चुनाव मूड में आ जाओ। आप देखिए कितनी बार लगातार एक बीते दशक का तुलना इस मौजूदा दशक से किया। 2004 से 14 का सफर और 14 से 24 का सफर, इसकी तुलना इस स्पीच में रही है, कई बार रही है। बिल्कुल। जैसे कि आप देख लें, डिजिटल इंडिया की बात की गई, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स में इंडिया कैसे स्टेप अप कर रहा है, स्टार्टअप्स में कितने टियर 2 टियर 3 सिटीज में गया, इंडिया सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में बात की, इंडियाज सिविल एविएशन डोमेस्टिक 3rd लार्जेस्ट, एनर्जी कंजम्पशन रिन्यूएबल एनर्जी में 4th लार्जेस्ट, और इसके साथ साथ एक तुलना, मौके को मुसीबत बनाना, ये 2004 से 14 के बारे में उनका जिक्र, जिसमें वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के समय 2G हो गया, सिविल न्यूक्लियर के टाइम पे कैश फॉर वोट हो गया, CWG खेलों के बीच में CWG घोटाला हो गया। और ये लंबी फहरिस्त है जो उन्होंने पूरा बोला है, बयान दिया है। इसके बाद वो किस तरीके से बता रहे थे कि 2004 से 14 जो है वो लॉस्ट डेकेड की तरह जाना जाएगा, और 2014 से लेके 30 तक का ये जो रहेगा ये इंडियाज डेकेड की तरह जाना है। ये आप ये समझिए 2020 से 30 को वो इंडिया डेकेड कह रहे हैं। मकसद एकदम साफ है। स्पीच से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजनीतिक रूप से भी सवाल उनसे पूछे गए कि आपने अदानी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया, आपने उसके कांग्रेस पार्टी कल हमलावर थी, राहुल गांधी कल उसके ऊपर बोले थे, जिसको प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से शुरुआत के 5 मिनट में ही निपटा दिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि कल बड़े खुश हुए होंगे अपने भाषण को लेकर के, फिर बहुत अच्छे से सोए होंगे, वो आए भी नहीं क्योंकि शुरुआत में राहुल गांधी नहीं थे, फिर बाद में वो संसद में आ गए, फिर उन्होंने शिकायत की कि मेरे रिमार्क्स एक्सपंज कर दिए गए हैं। तो वो अदानी का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं उठाया, लेकिन वो
अपनी स्पीच के माध्यम से, और मैं आपको यह भी बता दूं, अखिलेश जी भी ये बात से सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री अगर वो मुद्दा उठा देते तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती। एक चीज बहुत स्पष्ट थी कि प्रधानमंत्री अपने एजेंडे को आगे ले जाना चाहते थे, और उन्होंने एक तरीके से आगाह विपक्ष को भी किया है और अपने नेताओं को भी किया है कि अब आप आगे के मुद्दे पर सोचिए, चुनावी मोड में जाइए और उस दिशा में सोचिए, जो काम 9 साल का किया है उस काम को लोगों तक लेकर के जाइए। इस बात का जिक्र अदिति मैं आपको यह भी बता दूं, अखिलेश जी ने भी इस खबर को ब्रेक किया, जब नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी उसमें साफ साफ ये बात बोली गई थी, उसमें बोला गया था कि आप काम पर ध्यान दीजिए, काम पर केंद्रित रखिए अपना फोकस। नसीहतें भी मिली थी, नसीहत दी गई थी लोगों को कि आप फिल्मों के बारे में बात मत कीजिए, इधर उधर बात मत कीजिए। अभी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तो प्रधानमंत्री ने फिर इसका उल्लेख किया। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री डाउनवर्ड्स ये संदेश दिया जा रहा है कि भाई काम पे बात करो, काम के दम पर अगला चुनाव जीतेंगे हम, ना कि किसी और फिल्म। विपक्ष का जो एजेंडा है उसको वो उसको आप एंटरटेन नहीं काउंटर कर रहे हैं। कीजिए। आपने काम से विपक्ष के एजेंडा को काउंटर कीजिए। बिल्कुल, उसको एंटरटेन न करते हुए वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश, न्यूज रूम में हम लोग अभी यही बात कर रहे थे जब उनका भाषण चल रहा था कि 2004 से 14 को लेकर जितने आक्रामक, पहले भी उनके भाषण हुए हैं, पहले भी बजट के बाद इस तरह के अभिभाषण पर चर्चा में उनका बयान रहा है, लेकिन 2004 से 14 पर को लेकर जितने आक्रामक वो इस बार थे, पहले कभी नहीं देखा गया। नहीं, देखिए अमूमन ऐसा होता है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ये सरकार के लिए अपनी उपलब्धियां गिनाने का मौका तो होता ही है, लेकिन साथ साथ विपक्ष को घेरने का भी मौका होता है। और इसीलिए जो ये भाषण होता है इसकी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा भी की जाती है, क्योंकि आज जैसे लोकसभा में हुआ है, अब कल राज्यसभा में भी वो बोलेंगे। राज्यसभा में थोड़े से मुद्दे अलग होते हैं, थोड़े से भाषण उनका थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन वो अलग भाषण होगा। जो आज लोकसभा में बोला वैसे का वैसे ही वो नहीं बोलेंगे, वहां पर भी वो अलग तरह से बोलेंगे। जैसे कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोल रहे थे तब वो मुस्कुरा रहे थे, तो वहां पर भी अलग मुद्दे होंगे और अलग तरह से चर्चा होगी। लेकिन आक्रामकता का जहां तक प्रश्न है कि देखिए, अगर विपक्ष आक्रामक होगा तो उतनी आक्रामकता से उनका विपक्ष का वो जवाब भी देना जानते हैं। और जो मोदी जी की स्टाइल रही है इतने साल से हम देख रहे हैं, चाहे पहले गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री या बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर, जब भी विपक्ष आक्रामक होता है तो उन्हें विपक्ष का जवाब देने में आनंद आता है। उन्हें लगता है कि इससे जो उनका अपना काडर है वो एनर्जाइज होता है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसमें जोश आता है अगर वो इस तरह के हमले बोले। और चूंकि संसद है, संसद में चुनकर भेजा है, लगातार दूसरी बार अपने बूते पर लोगों ने उनको चुनकर पीएम बनवाया है, तो जाहिर सी बात है कि संसद में, लोकसभा में तो वो बोलेंगे ही। और यही कारण था कि आज जो भाषण उनका हुआ उसकी प्रतीक्षा की जा रही थी कि आज पीएम मोदी किस तरह से जवाब देंगे। और जो बातें उन्होंने कही हैं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार की अगर आप बात करेंगे तो भ्रष्टाचार पर तो यूपीए को वो हमेशा ही बचाव की मुद्रा में लाएंगे, क्योंकि जो 10 साल का उनका शासन रहा और उस पर बीजेपी जिस तरह से आक्रामक रही 2014 के चुनाव में, वो एक बड़ा मुद्दा रहा। अब इसी में आप आज देख लीजिए, जो एक बात उन्होंने कही कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि भारत कमजोर हो रहा है पिछले 8-9 साल में, भारत की कहीं सुनी नहीं जा रही है, दुनिया के कई सूचकांक कैसे आ रहे हैं इसमें कि भारत की स्थिति बहुत नीचे चली गई है, और दूसरी तरफ आप उसी सांस में ये बोलते हैं कि इतने ताकतवर हो गए हैं कि इनके कहने पर जो दूसरे देश है वो काम कर देते हैं। तो बोले आप तय कर लीजिए कि आखिर आप चाहते क्या, कहना क्या चाह रहे हैं, भारत कमजोर है कि भारत ताकतवर है। तो ये कह के भी एक तरह से उन्होंने बिल्कुल इशारा कर दिया, और ये जो पूरी बहस चली थी कल उसका पटाक्षेप भी कर दिया कि इस बहस का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है। और जो बीजेपी का अपना वोट है, जो बीजेपी के अपने समर्थक हैं, जो बीजेपी की सरकार के जो लाभार्थी हैं, उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक उनका विश्वास उनके साथ है इन सब आरोपों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल संकेत, यहाँ पर जो 10 साल वाली बात हम कर रहे थे, आप दोनों ने जो जिक्र किया कि वो इतने आक्रामक कभी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि कल से लेकर आज तक, चाहे निर्मला सीतारमण हो, रविशंकर प्रसाद हो, किरण रिजिजू हो, तब सब ने बुरी तरह से विपक्ष को घेरा है। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं और आकर कहते हैं कि ईडी ने सबको एक साथ लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया है, तो वो उस बात को भी वो अलग तरीके से घुमाकर ले गए और उन्होंने उस बात का भी जवाब दे दिया। देखिए, प्रधानमंत्री की जो स्पीच होती है वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो बोलते अच्छा है, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि वो बोलते ही अच्छा है। तो ये एक चीज हमेशा रहती है। प्रधानमंत्री की स्पीच जो है वो अपने हिसाब से, अपने एजेंडा के हिसाब से जितना वो बोलना चाहते हैं वो तय रहता है, और वो अपनी स्क्रिप्ट से जो वो सोच के आए थे कि मुझे बोलना है उतना ही बोले, उससे ज्यादा नहीं बोले। उससे ज्यादा, क्योंकि अगर वो बोलते तो फिर आप ये समझिए एक रिस्क होता कि आप विपक्ष के एजेंडे में चले गए। विपक्ष किस चीज पर चर्चा चाहता है? आप देखिए राहुल गांधी की कल मोशन ऑफ थैंक्स की स्पीच, और उनको हिदायत भी दे दी गई स्पीकर द्वारा कि आपने मुद्दे से हट करके, आपने राष्ट्रपति के जो स्पीच है उस पर, जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है उस पर आपने बात नहीं की, आपने कुछ और ही मुद्दा उठाया।
लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी जो बात उठाना चाहते थे उसका जिक्र ना करके और वो अपने एजेंडा पे रहे हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री की तरफ से एक साफ संदेश है, संकेत है कि अब हमको चुनाव के इस मोड में अपनी उपलब्धियों को गिनाना है और उनको लोगों तक लेकर के जाना है। और उसके लिए अगर आपको तुलना करनी होगी, देखिए राजनीतिक दल तुलना करेगा ही, तो वो तुलना का एक, जिसे कहते हैं ना, एक नींव रख दी है उन्होंने कि आप 4 से 14 का सफर और 14 से 24 का सफर, इस तुलना को लोगों तक लेकर के जाइए। और ये चीज बहुत स्पष्ट है, आगे चल के इसी चीज पर बिल्डअप करने की उम्मीद रखी जाएगी प्रधानमंत्री द्वारा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का। तो अब देखना होगा कि कल राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जब उनका अभिभाषण वहां पर होगा, तो वो किस तरह से बातों को रखते हैं और किन और मुद्दों को वो छूते हैं, क्योंकि जिस तरह से कटाक्ष उन्होंने आज वो किए हैं, आज वो चर्चा का विषय रहने वाले हैं और कल का भी इंतजार रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए देश की बात में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आज बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मेड इन इंडिया इसलिए पसंद नहीं क्योंकि बाहर से चीजें आने से कमीशन की गुंजाइश रहती है। और वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता के कुछ चुने हुए प्रतिनिधि भी देश में नफरत का माहौल बना रहे, लेकिन पीएम इस पर चुप हैं। तो आपको सुनाते हैं कुछ विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के सांसदों के बयान। बोफोर्स वगैरह के मुझे विस्तार से देखने का अवसर मिला था और 2G घोटाला, चाहे बाकी घोटाले, कोल घोटाला, ये सब देखने का अवसर मुझे मिला था सर। तो उन्होंने क्या क्या किया हम सबको मालूम है। लेकिन सर इन सभी घोटालों में जिस घोटाले ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया सर, वो है बोफोर्स सर। क्योंकि बोफोर्स तो एक तो भारत की सुरक्षा का मामला था और क्या मामा जी की सेवा की गई सर। भ्रष्टाचार के इतिहास में मामा जी के प्रति किए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मामा जी को 2 स्तरों पर सहयोग किया गया सर, मामा जी को भगाने में और मामा जी का बैंक अकाउंट छुड़वाने में सर। ये कमाल हुआ सर। मामा जी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मामा जी यहां से भाग गए। मामा जी का नाम क्या है? कोतरोकी। नहीं, अब कोतरोकी जी सर बार बार उनका परिवार और इनका परिवार खूब खेलना, मिलना, जुलना, ये सब रिकॉर्ड भरे हुए हैं मेरे पास सर। भारत के उद्यमी बाहर जाकर काम करें, ये तो अच्छी बात है ना। मुझे मालूम है सर उनको परेशानी होती है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गई है, यह उनको परेशानी होती है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भारत में मेड इन इंडिया वेपन बनते हैं और वेपन बनते हैं तो 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है और कमीशन डील वील बंद हो गया है। तो उनकी परेशानी होती है सर, क्योंकि उनकी सरकार में तो जब देखिए तो डील है, उसमें व्हील है और फिर कमीशन है और मामा है सर। हाँ, मामा भी है। आज नफरत हर जगह फैल रहा है, उसको हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आप चुप क्यों बैठे? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत का फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने के वजह से और आप मौनी बाबा बनने की वजह से ये परिस्थिति घट गई। Sir, if I can make some sense of what is going on, it's very smart to say we are giving data, we will corroborate it, we will leave it on the table, we are not talking about a member, all this. But it is completely infused with insinuations against the Honorable Prime Minister, and that is what we are objecting to. It's one thing to say it's valuation, don't you understand it? Please, all right, quote the valuation. But they are subtly and overtly, repeatedly insinuating against the Honorable PM. That's what we are objecting to. Please put और जब इस हाउस में किसी भी विषय पे चर्चा होती है
तो नियम होता है, जब बजट पे चर्चा होगी तो बजट के बारे में इसमें डिस्कशन होगा। एंड दैट इज द बेसिक नॉर्म्स व्हिच वी हैव टू अडॉप्ट, कि हम जिस मुद्दे को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं और उसी से हम इधर उधर भटकने का कोशिश ना करें। जब आदमी अपना राजनीति में टिके रहने के लिए इस सदन को इस्तेमाल करता है तो हमें कोई परे नहीं है, लेकिन जब इसका गैर इस्तेमाल करते हैं, बे इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो हमको थोड़ा दुख होता है। अदरवाइज ये पीपुल्स हाउस है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव का हाउस है, इसलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। यहाँ पे अपना बात रखना है, लेकिन जो भी बात रखते हैं उसका तरीका होना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी, कल मैं यहाँ मौजूद थे जब कांग्रेस पार्टी के काफी लोगों ने अपने बात रखे, राहुल गांधी जी ने अपने बात रखे, तो मैं सोचा कि उन्होंने कहा कि यात्रा करके आए हैं, तो यात्रा करने के बाद तो थोड़ा रिफॉर्म होना चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए, अच्छे अच्छे बातें बताना चाहिए। लेकिन जो निगेटिव माइंडसेट, नकारात्मक सोच और जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला है इस सदन को भी, इस देश को भी, ऐसे बातों को पूरा यहाँ इस सदन में रखा है। तो देश की बात में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नए साल में एक बार फिर आपको घर लेना महंगा पड़ने वाला है, और अगर आपका घर है तो आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद सरकारी, निजी बैंकों से लेकर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होम लोन की जो ब्याज दरें हैं उनमें बढ़ोतरी करेगी, और जिसके बाद अब आपकी होम लोन की जो ईएमआई है वो और महंगी हो जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद आम लोग जिनके ऊपर ईएमआई का ज्यादा होगा बोझ, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 45 साल की ऋचा श्रीवास्तव गृहिणी है। पति की नौकरी प्राइवेट है, घर और गाड़ी दोनों ही लोन पर हैं। होम लोन की ब्याज दर जो 2021 में 6.7% थी, वही पिछले एक साल में 6 बार बढ़ चुके रेपो रेट के कारण 9% को पार कर चुकी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, ये हायर लोगों को हिट करते क्योंकि उनके पास पैसा है, और लोअर क्लास लेते नहीं है, इतना ले नहीं सकते। फंसते कहाँ पे? मिडिल क्लास। ये नहीं कि सिर्फ ईएमआई में ही बढ़ रहा है, देयर इज इंक्रीजिंग इन एवरीवेयर। तो हम कहाँ से करेंगे? इसमें सफर कौन कर रहा है? हमें तो सफर करना पड़ता है। सैलरी जो है जैसी की तैसी है, बस हमें एक नोट आ जाता है कि भाई ये इंक्रीज हो गया है, तो वो करना तो हम ही को करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे सिर पे दे दी जाती है, बट वो कहाँ से होगा उसका कोई क्लू नहीं है। आरबीआई ने लगातार 6ठी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 6.50% पर पहुंच गया है। बता दें, इससे पहले आरबीआई ने 5 बार में 2.25% रेपो रेट बढ़ाया था। 7 दिसंबर 2022 को 35 पॉइंट्स, 30 सितंबर 2022 को 50 पॉइंट्स, 8 अगस्त 2022 को 50 पॉइंट्स, 8 जून 2022 को 50 पॉइंट्स और 4 मई 2022 को 40 पॉइंट्स बढ़ाए थे। Based on an assessment of the macroeconomic situation. माइक्रोइकोनॉमिक स्थिति के परिणाम के आकलन के बाद एमपीसी ने 6 में से 4 सदस्यों की बहुमत के फैसले के आधार पर पॉलिसी रेपो रेट को तुरंत प्रभाव से 25 बेसिस पॉइंट से लेकर 6.5% तक बढ़ाने का फैसला किया है। 5% with immediate effect. हम आपको समझाते हैं कि अब आपको हर महीने कितनी ईएमआई देनी होगी। मान लीजिए आपने एसबीआई से 20 साल के लिए 25 लाख रुपए का होम लोन लिया था। 8.60% के हिसाब से इसकी 21,854 रुपए ईएमआई बनी। अब रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद ब्याज दर बढ़कर 8.85% हो जाएगी, जिस पर आपको 22,253 रुपए ईएमआई चुकानी होगी। यानी आपकी ईएमआई करीब 400 रुपए महंगी हो गई। अभी पिछले ही हफ्ते दूध प्रति लीटर 3 रुपए महंगा हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम तो पहले ही आसमान छू रहे हैं। सब्जी हो, दाल हो, सब महंगा है। और ऐसे में अब बैंक लोन लिए हैं, उसके लिए भी आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ईएमआई बढ़ गई। तो चाहे कोई कुछ कहता रहे, मिडिल क्लास ना जो फ्री राशन लेता है,
ना मिडिल क्लास किसी भी तरीके की ज्यादातर गवर्नमेंट योजना में लाभ पा पाता है और पैसे भी सबसे ज्यादा उसी को चुकाने पड़ते हैं। नोएडा में सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश से अक्सर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं जिसमें सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत दिख जाती है, जहां टूटी जर्जर इमारतें और शिक्षकों की कमी देखी जाती रही। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में ग्रामीणों और शिक्षकों ने एक मिसाल कायम की है। बिना सरकारी मदद के सीहोर जिले के सारे सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बन गई है। ग्रामीणों और शिक्षकों ने दान देकर करोड़ों रुपए जमा किए और ये कमाल कर दिखाया, जो सबके लिए एक बड़ा उदाहरण है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। और आज मैं दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के अपने अध्यापकों को प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। चिड़िया चूचू करती है, पास जाओ तो रहती है, दिन में दाना खाती है, रात पड़े सो जाती है। जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से बच्चों की क्लास को स्मार्ट बनाने के लिए दान दिया है। बच्चे टीवी देखते हुए सबक समझ रहे हैं। अकावालिया की इस प्राथमिक शाला में 90 बच्चे हैं, 3 शिक्षक। गांव वालों और शिक्षकों के सहयोग से नन्हे बच्चे स्मार्ट बन रहे हैं। इनके पुस्तकालय की तस्वीर भी खास है। बच्चों की लंबाई के हिसाब से शेल्फ लगे हैं, किताबें जमी हैं। बच्चे मौखिक रूप से हर एक चीज के विषय में बोलना सीख गए हैं। जब हमारी स्मार्ट क्लास बनी है तो उसको देख के बच्चे उसमें जो गायन की, खेल की जो गतिविधियां होती हैं उसके माध्यम से बच्चे और ज़्यादा उनके जो सीखने की गति है उसमें बढ़ाव आया है सर, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और भी हम खेल गतिविधियां, उसके बाद में स्मार्ट क्लास बनने के बाद बच्चे कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो गए हमारे। यहाँ से हम बढ़े सोयत हाई स्कूल की तरफ। स्कूल में घुसते ही वो बोर्ड दिखा जिसमें ग्रामीणों, शिक्षकों, यहाँ तक कि वहाँ पदस्थ अधिकारियों की भी सूची थी, जिनकी वजह से 1ली से 10वीं तक का ये स्कूल स्मार्ट स्कूल में तब्दील हुआ है। 200 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 5 रेगुलर शिक्षक हैं, 4 अतिथि। बच्चे कहते हैं कमी स्मार्ट क्लास से पूरी करते हैं। कुछ बच्चों की कॉपी और लिखावट इतनी साफ कि लगे टाइपिंग की है। परेड बर्बाद होता है तो अपन टीवी के द्वारा पढ़ सकते हैं। टीवी आ गई तो हमारी पढ़ाई नहीं रुक सकती है टीवी के द्वारा। अगर परेड हमारा बर्बाद नहीं हो सकता है। अगर क्लास टीचर अभी नहीं आ रहे परेड वाले तो हम टीवी के द्वारा पाठ निकाल कर जिस पे हमें डाउट है उसको निकाल कर हम पढ़ाई कर सकते हैं टीवी से। पढ़ाई तो पहले में भी होती थी पर इसके माध्यम से पढ़ाई अच्छी होती है और इसे हम कंपटीशन में तैयारी कर सकते हैं इसके माध्यम से। हाँ, तो कंपटीशन करके क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर बनना चाहते हैं। हाँ। शिक्षकों के लिए, प्रशासन के लिए भी अनुभव अलग है। पढ़ने के स्तर में ये बदलाव आया है कि एक मोटिवेशन मिला, बच्चों को नई नई विधियां सीखने को मिली है। और मैं सबसे ज़्यादा हमारे इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे स्कूल के शिक्षकों को, हमारे जो गणमान्य नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम सोयत के जितने भी लोग हैं जो हमारे, उन्होंने बहुत तहे दिल से हमको सहारा दिया है। और जो एक क्लास में जो उन्होंने टीवी भी दिए दान में, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। 320 स्कूल है हमारे ब्लॉक में, जिसमें 320 स्कूल में एक टीवी तो आ चुकी है। उसके अतिरिक्त 83 ऐसे स्कूल हैं जिनमें हर क्लास स्मार्ट क्लास हो गई है और ये सब शिक्षकों और दानदाताओं के योगदान से हुआ है। नसरुल्लागंज का सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल तो पूरी तरह से बदल गया। बाहर लगे बोर्ड में मेधावी छात्रों की उपलब्धि थी। अंदर 11वीं 12वीं के बच्चे स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे थे। जब हम लोगों ने केमिस्ट्री की बात की, हम बच्चों को लेबोरेटरी में ले जाते थे तो बच्चे बहुत सारी चीज़ को विजुलाइज नहीं कर पाते थे। हमने देखा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की लगा रहे हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते थे कि इसकी ऑरेंज फ्यूम्स कैसे आएंगी। जब हम ओ लैब्स के माध्यम से या अमृता लैब्स के माध्यम से पहले बच्चों को यहाँ डेमो कर देते हैं, उसके बाद हम उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करवा लेते हैं। बच्चा विजुलाइज करता है, देखता है और उस वीडियो को जब वो क्लासरूम के साथ साथ लैब में जाकर वो इम्प्लीमेंट करता है तो ही वाज वंडर्ड। मैं अपना अगर TLM बनाती हूँ तो इसमें आसानी से मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखा सकती हूँ। और वाइट बोर्ड का भी यूज़ बहुत अच्छा है, बच्चों का अट्रैक्शन भी इसमें अच्छा बढ़ता है, तो बच्चे अच्छे से इसमें समझ पाते हैं। कोई बदमाशी करता है तो अब तो चौक फेंक के मार नहीं पाती होंगी आप? नो सर, लेकिन ध्यान रहता है सर।
प्रतिभा उइके डॉक्टर बनना चाहती हैं, राघवेंद्र यादव इंजीनियर। दोनों को लगता है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, पहले क्लास में फिर लैब में। स्कूल के माहौल के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत चेंजेस हुआ है। तब जो सर ने अभी बताया कि लैब में हम जो मतलब केमिकल्स के बारे में जो भी कुछ भी होता था तो इतना समझ नहीं पाते थे। अब वही चीज़ के बारे में हम पहले ये बोर्ड के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम पहले ही देख सकते हैं कि ये कैसे होता है और किस टाइप से। और जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं लैब में तो हम उस चीज़ के बारे में मतलब क्लियर हो जाते हैं। लैब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें पहले देखो फिर लैब में प्रैक्टिकल करो, अच्छे से हो जाते हैं। इसी स्कूल में प्राइमरी के बच्चे भी इन स्मार्ट क्लास से कहानियों, किस्सों के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, खेलों के जरिए अपने सबक सीख रहे हैं। हमने पूरे स्टाफ ने लगभग 2 लाख रुपए का कलेक्शन करा है। अच्छा। और उससे हमने टीवियाँ खरीदी है और पूरे क्लास को मतलब पहली से लेकर 12वीं तक की हर क्लास को हम स्मार्ट क्लास में बदल रहे हैं। तो हमारी सारी क्लास कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक स्मार्ट क्लास हो जाएगी, तो हमारा बच्चा भी स्मार्ट हो जाएगा। सीहोर जिले में कुल 1552 स्कूल हैं, जिनमें 1768 टीवी लग चुके हैं। इन स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाने में शिक्षकों और ग्रामीणों ने लगभग 4 करोड़ 25 लाख का दान दिया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में शिक्षकों ने खुद से इतिहास रच दिया है। जिले के हर क्लास को स्मार्ट क्लास में तब्दील किया गया है, वो भी जनता के और खुद के सहयोग से। सोयत में अपने कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।